जब तलवारों की चमक, वीरता की गूंज और राजाओं की शौर्य गाथाएं काव्य बन गई, उसी दौर में जन्म हुआ रासो साहित्य का। नमस्कार भावी शिक्षकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी विद केसीआई पर। आज हम हिंदी साहित्य के आदिकाल के इस महत्वपूर्ण अध्याय को समझेंगे और अंत में आपको इनकी रचनाओं की शानदार ट्रिक देखने को मिलेगी, तो अंत तक बने रहिए। तो शुरू करते हैं आज का सत्र, रासो साहित्य। रासो साहित्य। रासो शब्द की व्युत्पत्ति देख लेते हैं किस शब्द से हुई। अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार पहले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नरपति नाहले द्वारा रचित पिसल देव रासो में उल्लेखित निम्न पद के आधार पर रासो शब्द की व्युत्पत्ति रासायन शब्द से मानी है। इसके अनुसार इस पद के अनुसार रामचंद्र शुक्ल जी ने रसायन शब्द से रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानी है। 1272 मझारी जेठ बदी नवमी बुधवारी नालय रसायन आरंभ है, शारदा तुठी ब्रह्म कुमारी। ठीक है, इस दोहे पर के अनुसार इस दोहे से बिसल देव रासो की शुरुआत होती है और इसमें आया है रसायन, तो इससे ही इन्होंने रासो की व्युत्पत्ति मान ली है। अगला आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार रासो शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के रासक शब्द से निम्न क्रमानुसार मानी जाती है। रासक, रासय, रासो, रासा, रासो। तो रासो से इस रासक शब्द से रासो बना माना है एचपीडी जी ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तीसरा है गारसा देतासी ने स्वरचित ग्रंथ इस्तवार दे ला लिएतिर एंदुई ए हिंदुस्तानी में चंद्रबरदाऊ की रचना का नाम पृथ्वीराज राजसू लिखा है। इसी के आधार पर उन्होंने रासो शब्द की व्युत्पत्ति राजसू या राजसूय शब्द से मानी है। ठीक है, तो गारसा देतासी ने किससे मानी है? राजसू या राजसूय। चौथा पॉइंट है कवि श्यामल दास, डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल एवं नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित ग्रंथ हिंदी शब्द सागर के संपादकों ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति रहस्य शब्द से मानी है। ठीक है, इन्होंने रहस्य शब्द से। पांचवा है डॉक्टर दशरथ शर्मा एवं नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित पृथ्वीराज रासो की भूमिका के अनुसार रासो शब्द की व्युत्पत्ति रास शब्द से मानी जाती है। छठा महोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री तथा श्री विंध्येश्वरी प्रसाद पाठक ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति राजयश शब्द से मानी है। तो इस प्रकार हमने 6 पॉइंट देखे। इनके अनुसार इन्होंने किस शब्द से रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानी है, हम याद रखेंगे, परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसे हमने अलग अलग इतिहासकारों को पढ़ा, उनमें से निर्णायक मत कौन सा रहा, वो उपयुक्त सभी मतों के अनुसार हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा प्रस्तुत रासक संबंधी मत ही निर्णायक मत माना जाता है। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने इस हेतु अब्दुल रहमान द्वारा रचित संदेश रासक रचना को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया है। ठीक है, इसको रासक को एचपीडी ने रासक को माना है, तो ये सर्वसम्मति से इसको ही सब विद्वान मानते हैं, रासो शब्द की व्युत्पत्ति रासक शब्द से। रासो साहित्य की प्रमुख विशेषताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु, ध्यान से पढ़ेंगे। यह साहित्य मुख्यतः चारण विद्वानों या कवियों द्वारा रचा गया। रासो साहित्य चारण या भाट कवियों ने ही ज़्यादातर लिखे थे। इनकी रचनाओं में चारण कवियों द्वारा अपने आश्रयदाताओं के शौर्य एवं ऐश्वर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। अतिशयोक्तिपूर्ण मतलब बढ़ा चढ़ाकर अपने आश्रयदाताओं का गुणगान करना, उनके शौर्य को अपने काव्य में बतलाना। तीसरा है इनकी रचनाओं में उस समय के सामंती जीवन की संपूर्ण झलक दिखाई देती है। सामंती जीवन मतलब अर्थात राजाओं के नीचे सामंत होते थे और उनके जीवन की भी झलक इनके काव्य में मिलती है। चौथा है इनकी रचनाओं में ऐतिहासिकता के साथ साथ कवियों द्वारा अपनी कल्पना का समावेश भी किया गया है, अर्थात कवियों ने अपनी कल्पना
जो इतिहास था उसमें अपनी कल्पना को जोड़कर काव्य रचना की। 5वां है, इसमें युद्ध और प्रेम का वर्णन अधिक किया गया। 6ठा है, युद्ध व प्रेम का अधिक वर्णन होने के कारण इनमें वीर श्रृंगार रस की प्रधानता मानी जाती है। तो इसमें युद्ध वीरता का वर्णन तो था ही था, साथ ही श्रृंगार रस, श्रृंगार में 2 इसके भेद हैं, श्रृंगार रस के संयोग और वियोग श्रृंगार। तो इनके काव्य में दोनों की अनुभूति मिलती है हमें। इन रचनाओं में डिंगल और पिंगल शैली का प्रयोग हुआ है। डिंगल में युद्ध व शौर्य का वर्णन अधिक हुआ है, पिंगल में संयोग वर्णन, वियोग वर्णन, इनका पिंगल शैली में दोनों मिक्स भी इनके काव्य में मिलते हैं। इनमें विविध प्रकार की भाषाओं एवं अनेक प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। पिछली क्लास में हमने देखा था कि आदिकाल काव्य में किन किन छंदों का प्रयोग हुआ। तो प्रमुख छंद थे दोहा, चौपाई, छप्य और कवित आदि प्रमुख थे छंद। इन रचनाओं में चारण कवियों की संकुचित मानसिकता का प्रयोग देखने को मिलता है। संकुचित मानसिकता अर्थात जिन राजाओं के आश्रय में ये कवि चारणी और भाट कवि रहते थे, उन्हीं राजाओं की शौर्य और यश गाथा गाई इन्होंने। 10वां है, रासो साहित्य के अधिकांश रचनाएं संदिग्ध एवं अर्धप्रमाणिक मानी जाती है। अर्थात ऊपर एक पॉइंट में हमने देखा था कि कवियों ने अपनी कल्पना का समावेश किया है, तो ये कल्पना के आधार पर अर्धप्रमाणिक माने जाते हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान से देखेंगे, रासो साहित्य की प्रमुख रचनाएं। रासो काव्य लिखे गए, इसमें है पहला पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई द्वारा लिखा गया। तो इसको याद करने की ट्रिक है, जैसे ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा, तो इनको आपस में मिलाकर याद रखेंगे। और दूसरा बिसलदेव रासो नरपति नाल है, 20 नर, नर यानी आदमी। तीसरा परमाल रासो आलय खंड भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम। रचनाकार है जगनीक। तो परम जग अल्लाह, अल्लाह मतलब अल्लाह है, अल्लाह के घर जाने पर परम, उसका घर क्या है, परम धाम, और इस जगत से परम धाम जाएंगे अल्लाह के। तो इस तरह इसमें बहुत कंफ्यूज होता है और बार बार प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। चौथा है हमीर रासो सारंगधर, हम साथ, हम हमीर से हम, सारंगधर से साथ, ऐसे बना लेंगे, याद रखेंगे। 5वां खुमाण रासो दलपति विजय। खुमाण, अब दाल भिगोते हैं तो उसमें इडली वगैरह बनाते हैं तो उसमें खमन आ जाता है, इसलिए दाल खमन आ गया। खुमाण रासो के रचनाकार दलपति विजय। 6ठा है विजयपाल रासो नरसिंह भाट। विजय, जब तक आप देखो, आप अभ्यर्थी हो, टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हो, तो जब तक विजय नहीं मिलेगी तब तक रुकेंगे नहीं, जब तक सफलता नहीं मिल जाएगी तब तक रुकना नहीं है, ठीक है। विजय नरसिंह नहीं, नरसिंह भाट, इस तरह याद रखेंगे। 7वां बुद्धि रासो जलहण, बुद्धि जलहण, ऐसे याद रखेंगे। मुंज रासो, इसके रचनाकार का अभी पता नहीं है। आगे है रासो नाम की अन्य रचनाएं। कलयुग रासक रसिक गोविंद द्वारा रचित। कायम खां रासो न्यामत खां जान कवि 1634 की रचना है ये। राम रासो समय सुंदर की रचना है। राणा रासो दयाल कवि 1618 ईस्वी की रचना है। रतन रासो कुंभकर्ण द्वारा रचित 1618 से 1624 ईस्वी के मध्य की रचना है ये। आगे है कुमारपाल रासो देवप्रभ की 14वीं शताब्दी की रचना है। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।